अस्सलामुअलैकुम। तो आज का नावल है हमारा, स्टार्ट करते हैं। आज तो लगता है बारिश का रुकने का कोई इरादा ही नहीं। खिड़की का ज़रा सा पर्दा हटाकर बंद शीशे के पार देखती शहर की बड़ी बड़ी सब्ज़ आंखों में खौफ उतर आया था। बादल एकदम पूरी कुव्वत से गरजे, बिजली की कड़क से माहौल रोशन हुआ तो पर्दा शहर के हाथ से छूट गया। वो खुद भी उछलकर खिड़की से दूर हुई। या अल्लाह, मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं पुप्पो लोगों के साथ नहीं गई। बारिश को भी आज ही होना था। ज़ेरे लब बड़बड़ाती वो रूहान सी हुई थी। बाहर बरसती बारिश को जैसे इसकी बात ने लुत्फ़ दिया। एकाएक ही बरसती बारिश की आवाज़ में इजाफा हुआ। शहर ने बेबसी से अपने लब कुचले। पिछले आधे घंटे से वो बेताबी से कमरे में टहल रही थी। बारिश आधा घंटा पहले ही तो शुरू हुई थी। इससे पहले कि रावी चैन चैन लिखता, दोनों मुलाजमीन मगरिब के टाइम अपना काम ख़त्म करके क्वार्टर में जा बैठी थी और गार्ड को तो घर के अंदर आने की इजाज़त ही नहीं थी। वो बाहर बनी अपनी कोठरी में बैठा था। ऐसे में इस 2 कनाल की शानदार सी कोठी के अंदर वो अकेली ही थी जो सर से लेकर पैर तक लरज़ रही थी। बादल एक दफ़ा फिर गिर जाए तो शहर की बर्दाश्त जवाब दे गई। इससे तकिया एक नीचे पड़ा हुआ मोबाइल निकाल कर पुप्पो का नंबर डायल किया था। बेल जाती रही और जैसे ही कॉल रिसीव कर गई वो जैसे फट पड़ी। पुप्पो, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर जाएं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। आपको पता तो है मुझे बारिश से डर लगता है। मैं कभी अकेले बारिश में रही हूँ क्या? मुझे नहीं देना कोई पेपर वेपर। अगर मैं फ़ेल भी हो भी गई तो दोबारा एग्ज़ाम दे लूँगी। वो रो पड़ने के करीब थी। दूसरी जानिब चंदा में खामोशी छाई रही और फिर जवाब सदफ़ की आवाज़ में मौसूल हुआ था। अरे तो तुम और करो ना पढ़ाइयाँ। तुम्हें कहा भी था इतने मज़े की शादी है, चलो। मगर तुम्हें तो अपना पर्चा अजीज़ था। बैठो वहाँ और करो तैयारी। इसकी चमकती हुई आवाज़ पर शहर की आंखों में आंसू आने लगे। चुप करो सदफ़ की बच्ची, मेरी जगह अगर तुम यहाँ होती ना तो तुम्हें पता चलता कितना डर लग रहा है मुझे। ऐसे बिजली कड़क रही है जैसे अभी हमारे घर पर गिर जाएगी। वो रूहानसी हो रही थी। सदफ़ के लबों से कह फूटा, तो तुम पागल अपने कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो ज़रेज़ भाई के कमरे में चली जाओ ना। थोड़ी देर पहले ही इनका फ़ोन आया था, वो घर में पहुँच गए हैं। सदफ़ की चहकती हुई आवाज़ पर वो सुन रह गई। सब्ज़ आँखों में खौफ के साथ साथ हैरत भी उतरी। ज़रेज़, वो यहाँ कैसे आ गए? शहर के गुलाबी लब नीमवा हुए। ज़रेज़ के नाम पर निगाहों में एक दराज कद हैंडसम शख्स उतर आया था जिसकी चौड़ी पेशानी पर उसे देखते ही बल पड़ जाते थे। काली आंखों वाले इस फिल्मी हीरो जैसे शख्स का नाम सुनते ही शहर का हलक तक कड़वा हुआ था। हाँ ना, ज़रेज़ भाई की आज वापसी की फ़्लाइट थी। उन्होंने सोचा हमें सरप्राइज़ देंगे और आगे हम सब लोग घर में मौजूद ही नहीं। अब हम तो शादी निपटा कर कल ही वापस आएंगे। तुम्हें अगर डर से मरना कबूल नहीं तो ज़रेज़ भाई के कमरे में चली जाओ। कौन सी तुम इनके लिए अजनबी हो? सदफ़ का लहजा आखिर में शरारती सा हुआ था। वो शहर की ही हम उम्र थी और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी, इसीलिए इस तरह इससे छेड़ रही थी। शहर ने मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर पटका। सदफ़ की बात पर अमल करना तो नामुमकिन था, मगर बाहर बिगड़ता हुआ मौसम इसका दिल दहलाए जा रहा था। कुछ नहीं होता, 18 साल की हो गई हूँ, अभी तक मेरा बचपना नहीं गया। खुद को डपटते इसने अपने लंबे घने बालों को कैचर से आज़ाद किया, मगर बजाय इसके कि वो पुरसुकून होती, बाहर एक दफ़ा फिर बिजली की कड़क सुनाई दी और अब की बार तो जैसे सारे ज़ब्त के बंधन टूट गए। वो अंधाधुंध कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। बाहर नहीं, अंधेरे में डूबा हुआ घर कोई भूत बंगला मालूम हो रहा था। शहर की तो मानो जान ही निकल गई। इससे आओ दिखाना था और राहदारी में दाएं तरफ को घूमी और 2 कमरों को पार करने पर तीसरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर धड़ाम से अंदर दाखिल हो गई थी। अंदर दाखिल होते ही इसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद किया, जैसे बिजली की चमक और बादलों की गनगरज से खुद को बचा लेना चाहती हो। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर मगन से अंदाज में बाहर निकलते ज़रेज़ अफंदी ने चौंक कर वो मंजर देखा। इसके कमरे के बंद दरवाजे के सामने एक दराज कद सी लड़की खड़ी थी। दुपट्टा नदारत था, ढीली सी टी-शर्ट के नीचे ट्राउज़र पहने। इसके लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। इसकी कमर ज़रेज़ की जानिब थी। जो गुनगुनाता हुआ बाहर निकला था, इसके कुशादा पेशानी पर बल पड़े। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या तरीका है? माना कि मुलाज़मिन के हकूक़ होते हैं, मगर इस तरह रात के वक्त किसी के भी कमरे में घुस जाना अच्छी बात नहीं होती। वो सख्त अंदाज में बोला। दरवाजे पर खड़ी लड़की को वो मुलाजमा या मुलाजमा की बेटी ही समझा था। भला इसके सिवा और कौन था यहाँ? घर वाले तो सब शादी में ही गए हुए थे। गीले तौलिए को कुर्सी की पुश्त पर फैलाते इससे टी-शर्ट उठाई और दरवाजे के सामने खड़ी शहर ने आहिस्तगी के साथ अपना रुख मोड़ा था। अपने सामने ज़रेज़ अफंदी को खड़े देखकर जैसे इसके कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। 3 सालों में वो कितना बदल गया था। हैंडसम तो वो पहले ही था, मगर अब तो जैसे प्रिंस चार्मिंग बनकर वापस आया था। खुद पर जमीज़ की निगाहें देखते शहर का सर शर्मिंदगी से झुका। वो मुझे सदफ़ ने कहा मैं आपके कमरे में चली जाऊँ, मुझे बारिश से बहुत डर लग रहा है। वो मरी मरी सी आवाज़ में बोली थी। ज़रेज़ अफंदी को हैरत का झटका लगा। सदफ़ ने कहा, तो कौन हो तुम? वो कदम कदम चलता इसके करीब आया था।
टी शर्ट इसने जल्दी से पहन ली थी। अचानक इसके जहन में एक झमाका हुआ। ये लंबा कद और छोटी सी गुलाबी नाक, तुम सहर हो? ज़रेज़ अफंदी का लहजा खुद ब खुद सख्त हुआ था। झुके सर के साथ सहर ने सर हाँ में हिलाया। जी मैं सहर हूँ, पता ही था मुझे कि आप मुझे नहीं पहचान सकते। इसके हलक से मुश्किल आवाज़ निकली थी। ज़रेज़ अफंदी का जी चाहा अपना सर पीट ले। तो तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो? तुम शादी में नहीं गई? टार्ज़न बनने का ज़्यादा शौक़ था? अगर बारिश से डर लग रहा है तो यहाँ अकेले क्यों रुकी हो? अपने गुस्से पर वो काबू ना रख सका। सहर की आंखों में आंसू उतर आए। पहले ही पता था ये शख्स यही कुछ करेगा। इसके मुंह से मेरे लिए हमेशा तीर ही बरसते हैं, कभी फूल नहीं झड़ सकते। मुझे सदफ ने कहा था आपके कमरे में जाने को। वो बाहर बिजली बहुत कड़क रही है ना? इसने हल्का सा सर उठाकर खिड़की की तरफ इशारा किया। ज़रेज़ अफंदी उसे देखता रह गया। कहाँ 3 साल पहले की वो कम उम्र लड़की और कहाँ ये 18 साल की खिलती हुई कली जैसी सहर। गहरी सांस लेकर वो एक कदम पीछे हटा। दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। देखो सहर, अपने कमरे में चली जाए और हेडफोन लगाकर सो जाओ, फिर बारिश की आवाज़ तुम्हें नहीं सुन पाएगी। तुम्हारी अकल पर मुझे वैसे ही डाउट था, अब तो पक्का यकीन हो गया है, वो मुतात अंदाज में कह रहा था। बादल एक दफ़ा फिर गरजे। सहर घबराकर बेड के किनारे तक आई थी। मैं यहीं सोऊंगी, सदफ ने कहा है। मैं आपकी बीवी हूँ, निकाह हुआ है ना हमारा, तो फिर मेरे यहाँ सोने से आपको क्या प्रॉब्लम है? वो बिना सोचे समझे बोलती चली गई। ज़रेज़ अफंदी ने मुड़कर एक नज़र सहर पर डाली, जिसके चेहरे पर बेहद मासूमियत फैली थी। वो बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी। ज़रेज़ को अंदाज़ा हुआ वाकई वो तेज़ बरसती बारिश और बादलों की घन गरज से खौफज़दा है। इसका सख्त दिल नरम पड़ा। सहर के मुतालिक जो कुछ इसके जहन में था वो सब धुंधला पड़ने लगा। अपना और इसका रिश्ता याद आते ही जैसे दिल अजीब सी जलतरंग बजाने लगा था। वो 2 कदम चलकर इसके सामने आया। वो बेबसी से अपने लब कुचलती, बस इसकी इजाज़त मिलने की मुंतज़िर थी। इससे पहले कि ज़रेज़ कुछ कहता, इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। ज़रेज़ के साथ साथ सहर भी चौंकी। कौन है? ज़रेज़ के पूछने पर दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ था। अरे फैज़ान तुम? सहर की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। ज़रेज़ के चेहरे पर पहला नरम तासुर भग से उड़ा। हाँ मैं, मुझे पता था कि तुम शादी में नहीं गई, अभी अभी वापस आया हूँ मैं तो। इस तेज़ बरसती बारिश का सोचकर मैं यहाँ चला आया। मुझे पता था तुम अकेली डर रही होगी। वो आम से अंदाज में कहते कहते कमरे के अंदर चला आया था। ज़रेज़ अफंदी ने एक सपाट निगाह फैज़ान और सहर पर डाली, जिसके चेहरे पर खुशी फैल गई थी। फैज़ान इसके चचा का बेटा था, जो घर के बिल्कुल सामने ही रहता था। इनके घर में खुला आना जाना था और इस वक्त इसका यहाँ आना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। मगर ज़रेज़ अफंदी के लिए इस बात को बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो सपाट अंदाज में मुड़ा। मदद आ गई है तुम्हारी मोहतरमा, अब तुम जा सकती हो। पूरी रात बाकी है, अब तो डर ख़त्म हो जाएगा ना? सर्द से अंदाज में कहते वो ड्रायर उठाकर अपने बाल खुश्क करने लगा था। सहर ने मुड़कर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आप समझ नहीं रहे। फैज़ान की अम्मी भी शादी में गई, इसके घर पर कोई नहीं है। वहाँ जाकर रात रहने से अच्छा है मैं यहाँ सो जाऊँ। अब तो आपने इजाज़त भी दे दी है। वो इत्मीनान से चलती हुई बेड पर आकर बैठ गई थी। सर्दी की शिद्दत से घबराते इसने रज़ाई को अपने पैरों के ऊपर लिया। ज़रेज़ अफंदी का दिमाग बुरी तरह से घूमा। ये लड़की आखिर कुछ समझती क्यों नहीं थी? मगर वो कुछ बोला नहीं। इसे फैज़ान की सिर्फ देखा, जो खामोश खड़ा था। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो बस मदद करने आया था। वो यूँ मुड़ा जैसे जाना ही ना चाहता हूँ। मगर ज़रेज़ अफंदी सपाट नज़रों से उसे देखता रहा। वो खुले दरवाजे से बाहर निकल गया तो ज़रेज़ ने कंधे उचकाए। मेरे कज़न को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी ही मदद करने के जज्बे से यहाँ आया था। वो तंज़िया अंदाज में बोलते हुए दरवाज़ा बंद कर रहा था। सहर ने कंधे उचकाए। इसकी आंखें नींद से लबरेज हो रही थी। सुबह होने वाले केमिस्ट्री के पर्चे की टेंशन अलग थी। रज़ाई को कंधों तक ओढ़ते इसने तकिया सर पर रखा। ऐसा नहीं था कि वो कुछ ज़्यादा ही पुरएतमाद थी या अपने और ज़रेज़ के दरमियान रिश्ते से आगाह नहीं थी, मगर उसे पता था कि ये शख्स जो उसे ठीक तरीके से दिखता तक नहीं था, वो इसके मुतालिक कुछ नहीं सोच सकता। रज़ाई खुद पर लपेटे वो गहरी नींद में उतरने लगी थी और दरवाजे के पास खड़े ज़रेज़ अफंदी का दिल जैसे शशो पन्नी में पड़ गया। कुछ लम्हे पहले उसे शहर के अंदर अपनी बीवी का अक्स नज़र आया था, मगर अब वो चाहता था कि शहर को उठाकर इस कमरे से बाहर निकाल दे, और शायद वो ऐसा ही करता। मगर जब तक वो बेड के पास आया, शहर गहरी नींद सो चुकी थी। इसके चेहरे पर फैली मासूमियत ने ज़रेज़ को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। वो चंद सातों तक उसे देखता रहा। लंबी पलकें नींद के बायस हल्की हल्की लरज़ रही थी। वो बेहद दिलकश थी। गहरी सांस लेता वो पलट गया। सारी रात उसे अब अपने आप से एक जंग लड़नी थी। फ़्लाइट के बायस वो वैसे ही थका हुआ था। सोफे पर कुशन रख कर लेटते वो इस वक्त को कोस रहा था जब इसने इस निकाह के लिए हामी भरी थी। वो हमेशा का
वो हमेशा कॉन्वेंट में रहा था, घर का वो अकलौता लड़का था, इसलिए उसे हमेशा ही ज़्यादा तवज्जो मिली थी। इसी तवज्जो ने उसे थोड़ा सा मगरूर भी बना दिया था। नाज़िया बेगम इस पर चाँद छिड़कती थी तो बाबा जान का वो लाडला बेटा था, और तो और दादा जान भी दिन में जब तक इससे बात न कर लेते थे इनका गुजारा नहीं होता था। वो छुट्टियों में ही घर आता था, इस दौरान जी भर कर अपनी खिदमतें करवाता। मगर पिछली बार जब वो डिग्री मुकम्मल होने के बाद घर वापस आया तो उसे बड़ी हैरत हुई। जिस घर में हमेशा जरेज़ के नाम की पुकार पड़ा करती थी, अब वहाँ सहर के नाम की आवाज़ें थी। कौन है ये सहर? वो चिंचिलाकर कमरे से निकला। नाज़िया बेगम इस सहर नामी लड़की के सामने नाश्ता रखे खाने पर इसरार कर रही थी, और वो 16 साल दुबली पतली सी लड़की मुँह फुलाए मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। और नहीं खाना पुप्पो, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, वो इनकार कर रही थी। जरेज़ को सख्त झंझलाहट हुई। ये कौन लड़की है? दादा जान शक्ल तो देखी लग रही है। घर में सभी लोग इसके वारिसत के जा रहे हैं। सदफ जो किसी को मुंह नहीं लगाती, इतनी पक्की दोस्ती नज़र आ रही है इस शहर के साथ इसकी। जरेज़ ने अपनी छोटी बहन का नाम लिया। दादा जान लाउंज में बैठे टीवी पर खबरें देख रहे थे। इनकी ये आवाज़ सुनते उन्होंने मुस्कुराते हुए टीवी ऑफ किया। क्या पढ़ाई से बाहर निकल कर देखा हो तो कुछ पता हो, तुम्हारे मामू की बेटी है। तुम्हारे मामू का पिछले साल इंतकाल हो गया था, इनकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली, तो तुम्हारी माँ अपने भाई की बेटी को इस घर में ले आई है। और अच्छा ही किया, इतनी प्यारी और मासूम सी लड़की है, ये ना जाने ज़माने की ठोकरें कहाँ से थी, अफसोस भरे अंदाज में कह रहे थे। जरेज़ ने एक चढ़ी हुई निगाह इस लड़की पर डाली जो शायद अभी स्कूल से भी पास आउट नहीं हुई थी। लंबे बालों की पोनी टेल बनाए, सादा से अंदाज में दुपट्टे को गले में डाले हुए, बैग कंधे पर लटकाए सदफ के साथ बातें करती बाहर निकल रही थी। अच्छा, मगर इस घर में उसे रखने की भला क्या तुक है? आपको पता नहीं, जवान जहान मर्दों के दरमियान ऐसी कम उम्र लड़कियाँ महफूज नहीं होती। इसने अपने लहजे को जानबूझकर सिलसिली खैज बनाया। दादा जान ने मुड़कर अपने जवान और खोबरू पोते की तरफ देखा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई। क्या बात है, तुम क्यों हसद कर रहे हो? वो भी अपने से इतनी छोटी लड़की के साथ। तुम 25 साल के हो और वो अभी 17 की भी नहीं हुई, पूरे 8 साल छोटी है तुमसे। वो गड़बड़ाकर बालों में हाथ फेरने लगा। अरे मैं तो बस इसकी हिफाजत की जानिब से फ़िक्रमंद हो रहा था ना, इस घर में भी तो जवान जहान मर्द है ना, वो बात बना रहा था। दादा जान खुलकर मुस्कुराए। और कौन है वो जवान जहान मर्द? ज़ोरैस अफंदी की मुस्कुराहट भग से उड़ी। इससे हल्का सा सर को खम देकर दादा जान की तरफ देखा। मैं हूँ वो जवान जहान मर्द? क्या आपको मेरे बारे में कुछ शक व शबा है? दादा जान का ज़ोरदार कह फूटा था। अरे तुम्हारी तो कोई फिक्र ही नहीं है, तुम्हारे साथ इसका निकाह करने लगा हूँ मैं, फिर वो तुम्हारी मनखुहा बन जाएगी तो तुम खुद ही इसकी हिफाजत किया करोगे। दादा जान की बात पर वो जो एक स्टाइल से सर को खम दे रहा था एकदम सीधा हुआ। क्या मतलब निकाह? वो चौंका था, मगर दादा जान ने वापस टीवी ऑन कर लिया। हाँ, इतवार की शाम को तुम्हारा और सहर का निकाह है। घर की बच्ची है, तुमने अमेरिका जाने की ज़िद पकड़ी है, वो इसी सूरत में पूरी होगी कि निकाह करके जाओ, वरना मुझे पता है जो अमेरिका गया वो वापस नहीं आता। वो इंतहाई मुतमईन अंदाज में कह रहे थे। ज़ोरैस बेसाख्ता सोफे से उठा। ये तो ब्लैकमेलिंग है दादा जान, आपको पता है अमेरिका जाना मेरा पुराना ख्वाब है। अब इसमें ये निकाह वाला झंझट कहाँ से आ गया? वो सख्त झंझलाया हुआ था। बदतमीज़ी मत करो ज़ोरैस, तुम्हारे दादा जान ने फैसला कर लिया है, और सहर बहुत अच्छी लड़की है, अभी सिर्फ निकाह ही कर रहे हैं ना, तुम्हारा वापस आने के बाद रुखसत ही कर लेंगे। नाज़िया बेगम इत्मीनान से दादा जान का नाश्ता लेकर वहाँ चली आई थी। सारे ही लोग आपस में मिले हुए हैं। किसी ने मेरी मर्ज़ी भी पूछी है। मैं 25 साल का मर्द हूँ, ये कौन सा कोई 19वीं सदी चल रही है यार? वो सब झंझलाया हुआ था, मगर वहाँ सबके चेहरों पर इत्मीनान था। यहाँ तक कि बाबा जान को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना था। उसे इस छोटी सी लड़की से शदीद नफरत महसूस हुई, मगर अमेरिका जाना इसका सबसे बड़ा ख्वाब था, और अगर इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसे निकाह करना था तो वो ये भी करने को तैयार था। इसलिए इसने इतवार की शाम को खामोशी के साथ निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। सिर्फ वही बेदार था। फूलों की चादर दूसरी तरफ बैठी लड़की की दबी दबी हंसी तो उसे खूब सुनाई दे रही थी। हाँ, खुश तो होगी ना, अभी ज़मीन से निकली नहीं है और मुझ जैसा हैंडसम लड़का मिल गया उसे। इसने बेदारी से सर झटका। इसके निकाह हो जाने पर दादा जान बहुत खुश थे। उन्होंने खुद इसकी अमेरिका की यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा की थी। अब तुम जब चाहो अमेरिका जा सकते हो। और ज़ोरैस अफंदी ने भी देर नहीं की थी। निकाह के 2 रोज़ बाद ही इसने अपना सामान बांधकर वो अमेरिका की फ़्लाइट से रवाना हो गया था। और इन 3 सालों में ज़िंदगी बहुत बदल गई थी। इन 3 सालों में शहर के मुतालिक ज़ोरैस को जितना कुछ पता चला था, इसकी नापसंदीदगी में इजाफा ही हुआ था। वो कम उम्र मैच्योर लड़की किरदार की इतनी कच्ची थी कि ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर कैसे खुश रह सकता था। वो 3 साल बाद अमेरिका से वापस आया ही फैसला करने के लिए था, और यहाँ आते ही ये नई मुसीबत इसके गले पड़ गई थी।
मुसलसल बजते अलार्म पर आजिज़ आकर वो उठा। कल दिन भर की फ़्लाइट की थकावट और रात को सोफ़े पर अकड़कर लेटने की वजह से इसके जिस्म में दर्द था। अमेरिका और पाकिस्तान के बदले हुए वक्त की वजह से भी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर ये मुसीबत अलार्म बज किसका रहा है? इसने अपने मोबाइल को खामोश देखते उठकर देखा। सहर बेखबर गहरी नींद सो रही थी। ये इसी का मोबाइल था जो चिंगाड़ रहा था। बेजारी भरे अंदाज में पैर पटकते वो उठा, मोबाइल बंद किया। सहर उठ जाओ, कितने अलार्म लगाती हो तुम? सुबह से तीसरा अलार्म बंद कर चुका हूँ। इससे बेखबर सोई सहर को झंझोर डाला। वो बेअख्तियार उठी। कौन है? क्या हो गया? कौन है आप? वो इतना घबराई कि बेअख्तियार बेड से नीचे उतरकर भागने लगी थी। कच्ची नींद टूटने पर वो अपना बैलेंस रख नहीं पाई और लड़खड़ाकर इसी के ऊपर गिर पड़ी थी। सुरेश ने लब भेजकर खुद पर कंट्रोल किया और उसे दोनों बाजू में जकड़ते वापस बेड पर धकेला था। सहर ने पूरी आंखें खोलकर सामने खड़े इस शैतानी वजूद को देखा जिसके चेहरे पर गुस्सा फैला हुआ था। इस मोबाइल को बंद करो, किस खुशी में तुमने इतने अलार्म लगा रखे हैं? वो शदीद बेजार था। सहर ने नासमझी के आले में मोबाइल को देखा। ओ माय गॉड, मेरा तो आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, मैं लेट हो गई। और नो, मेरी कॉलेज वैन भी निकल गई है। वो रुखानसी होते हुए एकदम बिस्तर से उठी। जुरैज ने इसके वजूद से उठती भीनी भीनी खुशबू को महसूस किया था। वो अपने हुस्न से लापरवाह थी। आंखों में नींद का हल्का सा गुलाबीपन था। बिखरे बिखरे से हुलिये में वो गज़ब ढा रही थी। या अल्लाह, मुझे कॉलेज कौन लेकर जाएगा? आपकी बार भी फेल हो गई तो दादाजान मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो घबराए हुए अंदाज में स्लीपर पहन रही थी। जुरैज अपनी गहरी सांस लेते पीछे हटा। वो इसी बदहवासी के आलिम में कमरे से निकल गई थी। जुरैज ने बेदारी भरे आलिम में खिड़की से अंदर आती धूप को देखा। अब सोकर करना भी क्या था। सर झटकते वो वॉशरूम में कैद हो गया। फ्रेश होकर वो कॉफ़ी बनाने के इरादे से कमरे से बाहर निकला तो वो उसे कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस तेज तेज सीढ़ियाँ फलांगते नीचे जाते हुए दिखाई दी। लंबे बाल पोनी में ट्वेल की सूरत में जकड़े हुए थे। बैग कंधे पर डाला था। हाथों में नोट्स का पलंदा पकड़े वो अंधाधुंध बाहर की सिमत जा रही थी। जुरैज ने घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। यकीनन इस वक्त कॉलेज की कोई वैन उसे लेने के लिए नहीं आने वाली थी। क्या मुसीबत मेरे सर पर डालकर सब घर वाले शादी में चले गए हैं। पता होता तो एक और दिन अपनी फ़्लाइट लेट कर देता। वो ज़हरीला बड़बड़ाया, मगर फ़िलहाल वो यहाँ नहीं रुक सकता था। सफ़ेद शर्ट के कफ मोड़ता और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चलाया। इसकी तवक्को के एहन मुताबिक वो गार्ड से उलझ रही थी। वैन आई थी तो आप उसे रोक लेते ना। मैं सो रही थी, मर तो नहीं गई थी। पेपर था मेरा, अब मुझे कौन छोड़ने जाएगा? मुझे तो ये गाड़ियाँ चलानी नहीं आती। और वो अंदर जो फ़िरौन के भाई आराम फरमा रहे हैं, आपको लगता है वो मुझे छोड़ने जाएंगे? अपनी धुन में बोलती चली जा रही थी जब अपने पीछे आहट महसूस करके वो पलटी। पीछे खड़े जुरैज अफंदी की रंग का सुर्ख पड़ रही थी। अपने लिए फ़िरौन का अलकाब वो सुन चुका था। चलो मैं छोड़ देता हूँ, ना चाहते हुए भी वो बोला। सर को लगा उसे सुनने में गलतफहमी हुई है, मगर फ़िलहाल तो उसे ये सहारा भी मंजूर था। जुरैज गाड़ी निकाल रहा था। वो जल्दी जल्दी हाथ में पकड़े हुए नोट्स पर नज़र दौड़ाने लगी। गाड़ी करीब लाकर इसने हॉर्न दिया तो तेज़ी से इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। जुरैज ने गाड़ी स्टार्ट की, मगर सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के बाद ही इसकी बस हो चुकी थी। इसे लब भेजकर साथ बैठी लड़की को देखा। वो चेहरा नोट्स में गुम किए तेज से पढ़ रही थी। पढ़ कम रही थी, रट्टा ज़्यादा लगा रही थी। घबराहट इसके हर अमल से झलक रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है इतना पढ़ने की, इस वक्त का पढ़ा हुआ याद नहीं होता। आराम से बैठो, जो कुछ दिमाग में है वो भी भूल जाओगी। जुरैज अफंदी ने इत्मीनान से सारे नोट्स समेट कर पिछली सीट पर रख दिए थे। सैर का दिमाग भग से उड़ा। इसे बेबसी से पीछे पड़े अपने नोट्स को देखा और एक गुस्सीली निगाह साथ बैठे शख्स पर डाली। इस शख्स से उलझना सैर के बस में नहीं था। समझते पता नहीं क्या है अपने आप को। सैर ने रुख मोड़ लिया। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस वो कहीं जाने के लिए तैयार हुआ था। आस्तीन को कोहनियों तक फुल कर रखी थी और बाल सलीके से कॉम्ब कर रखे थे। आंखों पर सनग्लासेस थे तो वो अंदाज़ा न कर पाई कि इसकी आंखों में कैसे तासुरात हैं। गाड़ी कॉलेज के सामने रुकी तो वो बैग कंधे पर डाले तेज़ी से उतर गई। जुरैज ने भी उसे अपनी सहेलियों के हमरा अंदर जाते देखा। वाह यार, इतना हैंडसम लड़का है। किसके साथ आई हो आज? लड़कियां हैरान ही हुई थी। सैर ने मुड़कर एक बेजार निगाह इससे गाड़ी पर डाली जो मुड़ रही थी। हैंडसम के साथ 10 मिनट बैठो ना तो पता चल जाए कैसे लफ्ज़ों से जहर उगलता है। इसका दिल दुखा हुआ था। शुक्र था कि वो एग्ज़ाम के लिए लेट नहीं हुई थी। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक पेपर बहुत ही बुरा हुआ था। ये तो वही सवाल है जो सुबह मुझे पढ़ने दे ही दिया था इस जल्लाद सिर्फ इंसान ने। क्वेश्चन पेपर हाथ में लिए वो बेयकीनी से सवाल बार बार पढ़ रही थी। अधूरा पेपर देकर वो मरे मरे अंदाज में जिस वक्त घर वापस आई, सब घर वाले शादी से वापस आ चुके थे और अब घर में शोर ही शोर था। नाजिया बेगम अपने बेटे को वापस देकर वारी सद के जा रही थी। दादा जान भी उसे अपने बीच पाकर खुश थे। अरे आ गई तुम, मुझे तो लगा था कल रात की बारिश के बाद तुम सरवाइव नहीं कर पाई होगी। ये सदफ की शोखी भरी आवाज़ थी। सहर ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा।
मगर कुछ नहीं कहा था। फेल हो जाने के बाद होने वाली मुतवक्का बेइज्जती के ख्याल से ही इसका दिल डूबा जा रहा था और कुछ जुरैज़ अफंदी पर भी गुस्सा था, मगर वो तो इससे बेनियाज कुर्सी घसीट कर बैठ रहा था। जल्दी से हाथ मुंह धोकर वापस आ जाओ, लंच रेडी है। नाजिया बेगम ने उसे देखते आवाज़ लगाई तो वो सर हिलाते कमरे की सिर्फ बढ़ गई थी। जुरैज़ अफंदी ने गहरी नज़र से उसे अपने कमरे की सिर्फ जाते देखा। एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई थी। शहर की मासूमियत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो चेंज करके नीचे आई तो सब खाना शुरू कर चुके थे। सिर्फ नाजिया बेगम इसके इंतज़ार में खड़ी थी। उसे आते देखकर वो किचन से इसके लिए गर्म रोटी लेने चली गई। वो पप्पो की इस मोहब्बत पर हमेशा ही शर्मिंदा हो जाती थी। अभी भी उसे अच्छा नहीं लगा। इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? क्या पेपर अच्छा नहीं हुआ? दादा जान ने शफकत से पूछा। शहर ने वो मुश्किल से हिलाया। सदफ की हल्की सी हंसी छूटी थी। शहर ने उसे घूरा। आपको कहा भी था मुझे कोई अच्छा ट्यूटर अरेंज कर दे, इतनी मुश्किल पढ़ाई है। वो आंसू रोकती चावल के चंद दाने अपने पेट में घुमाने लगी। दादाजान ने नफ़ी में सर हिलाया। ट्यूटर की क्या ज़रूरत है? अपना जुरैज़ वापस आ गया है ना, अब ये तुम्हें पढ़ा देगा। तुम दोनों की रुखसती का फ़ैसला कर लिया है मैंने। इस इतवार रुखसती की तकरीब रख लेते हैं। शादी के बाद तुम जानो और तुम्हारे शौहर जाने, खुद तुम्हें पढ़ाए या तुम्हारे लिए ट्यूटर अरेंज कर दे। मैं तो इस जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊंगा। वो इंतहाई मज़े से बोले थे। शहर के अलग में फंदा लगा तो सामने बैठे जुरैज़ का चम्मच मुँह तक जाता रुक गया था। इसने बेयकीनी से दादाजान की तरफ देखा। मैं अभी वापस आया हूँ दादाजान, अभी मैंने अपना बिज़नेस भी सेट नहीं किया और आपको रुखसती याद आ गई है? वो खफा सा हुआ था। नादिया बेगम ने आकर अपनी कुर्सी संभाली। हाँ तो अब और कितना इंतज़ार करना है तुमने? 29 के हो रहे हो, हम तो बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, अब मज़ीद सब्र नहीं होता। वो सब तो जैसे तैयार थे। सद अपने शहर को कोनी मारी। वो एकदम शर्म से सुख पड़ गई थी। जुरैज़ ने गहरी सांस लेकर सामने बैठी इस लड़की को देखा जिसके चेहरे पर हया की सुर्खी फैल रही थी। इसके दिल की एक धड़कन मिस हुई। कुछ था जो उसे अच्छा लगा था। अस्सलामुअलैकुम आवाज़ पर सारे ये इस तरह मुतवज्जा हुए और जुरैज़ के चेहरे पर फैला नरम सा तासुर भग से उड़ गया। अंदर आने वाला फैज़ान था। अरे फैज़ान आओ ना, खाना खा लो। नाजिया बेगम ने उसे मोहब्बत से मुखातिब किया था। लगता है कोई ख़ास फ़ैसला चल रहा है। इसने भी इनकार नहीं किया। इत्मीनान से चलता हुआ शहर के बराबर रखी कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। जुरैज़ ने खाने से हाथ खींच लिया। अरे वाह, आज तो शहर की पसंदीदा डिश बनी है, फैज़ान ने बीफ पुलाव को देखते हुए कहा था। वो झुके सर के साथ ही हल्का सा मुस्कुराई। ये मंजर जुरैज़ से बर्दाश्त ना हुआ था। नैपकिन से होठ का किनारा साफ़ करते हुए एक झटके से कुर्सी से उठा। किसी ने नोट नहीं किया था, दादाजान इत्मीनान से फैज़ान को बता रहे थे। हाँ, हम सोच रहे थे कि शहर को ट्यूटर की ज़रूरत है तो एक मुस्तकिल पढ़ाने वाले के बंदोबस्त कर देते हैं। इसकी और जुरैज़ की रुखसती करके वो वाज़ेह तौर पर एंजॉय कर रहे थे। फैज़ान ने गहरी नज़रों के साथ बैठी शहर को देखा। अरे इतनी परेशानी की क्या बात है? मेरे और शहर के सब्जेक्ट सेम है। मेरा नहीं ख्याल कि जुरैज़ को मेडिकल की समझ बूझ है। वो तो फाइनेंस पढ़ता रहा है ना, मैं ख़ुद पढ़ा दिया करूँगा शहर को। तुम शाम में मेरे पास आ जाना। आज फैज़ान ने जैसे सारी बात तय कर ली थी। नादिया बेगम ने निहाल हो जाने वाली नज़रों से फैज़ान को देखा। दादाजान भी मुतमईन थे ये जाने बगैर कि जुरैज़ के चेहरे के तासुरात किस कदर सख्त हो गए थे। फैज़ान शहर की जानिब झुककर कोई बात कर रहा था और वो दबी दबी से मुस्कुराहट के साथ इसकी बात का जवाब दे रही थी। दोनों के दरमियान काफ़ी बेतकल्फ़ी महसूस हो रही थी। वो तासुब से सर झटकता अपने कमरे की तरफ चला गया। जो नरमी शहर के लिए इसके दिल में उतरी थी सारी गायब हो गई। नादिया बेगम इसके इस्त्री-शुदा कपड़े लेकर कमरे में आई तो वो बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। माथे पर चंद बल नुमाया थे। बार बार बालों में हाथ फेर कर जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। नाजिया बेगम को देखते ही वो इनकी सिमत घूमा। साफ मना कर दिया दादाजान को कि मैं शहर के साथ रुखसत ही नहीं करूँगा, बल्कि मैं डाइवोर्स पेपर बनवा रहा हूँ और मैं उसे तलाक देने वाला हूँ। नाजिया बेगम के हाथ से इस्त्री-शुदा कपड़े छूट कर नीचे जा गिरी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जुरैज़ क्या हो गया है तुम्हें? इतनी बड़ी बात तुमने क्या सोचकर मुंह से निकाली है? जुरैज़ ने बेचारी से सर झटका। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यह आप लोगों ने मेरा इसके साथ रिश्ता अपनी मर्ज़ी से किया था, मगर वो मेरे मिजाज की नहीं। मैं बस इसको तलाक देने वाला हूँ। वो कर ले शादी जहाँ इसकी मर्ज़ी है। वो तल्ख़ हुआ था। नाजिया बेगम का चेहरा सुर्ख पड़ा। शर्म करो जुरैज़, यतीम बच्ची के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ मर्ज़ी होगी इसकी? भला सालों से तुम्हारे नाम पर बैठी है वो, और अब तुम कितने मज़े से उसे तलाक देने की बात कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इन्हें बेहद रंज हुआ था अपने समझदार बेटी की सोच पर, मगर वो तो जैसे कुछ फ़ैसला करके बैठा हुआ था। बड़ा फ़ख्र है ना आपको अपनी भांजी पर। अगर मैं आपको इसकी असलियत बता दूँ तो आपको शर्म आने लगेगी। चक्कर चला रखा है आपकी भांजी ने इस फैज़ान के साथ। मुआशरा चल रहा है दोनों का और शादी मुझसे करना चाहती है, जैसे मैं कोई काट का उल्लू हूँ। वो मज़ीद भी कुछ कहता मगर नाजिया बेगम ने एक थप्पड़ उसे दे मारा था। वो एक लम्हे के लिए साकित हुआ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा माँ का हाथ इस पर उठा था। वो खुद शर्त रह गई थी।
थोड़ी सी तो शर्म कर लो ज़ुरैज़, ज़िंदगी भर हम तुम्हें चाहते रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने घमंडी और मगरूर बन जाओ कि सहर जैसी मासूम सी लड़की पर इल्ज़ामात लगाओ। वो गुस्से से कांपने लगी थी। ज़ुरैज़ ने लब भेजकर अपनी माँ को देखा। वो अगले ही लम्हे पलटकर कमरे से बाहर निकल गई थी। ज़ुरैज़ अफंदी ने गहरी सांस ली। अगर मैं आपको सच्चाई बता दूँ तो शायद आप उसे यहाँ रखने पर भी तैयार ना हों। ये तो मेरी ही शराफत है कि पिछले 3 बरस में मैं ये कड़वा घूंट पी रहा हूँ। इसके हाथ में इसका मोबाइल फ़ोन था। चंद दफ़ा स्क्रीन पर स्वाइप करने पर चंद तस्वीरें इसके सामने खुल गई थीं। वो तस्वीरें फैज़ान और सहर की थी। फैज़ान हर तस्वीर में इसके करीब झुका कुछ कह रहा था और सहर महवियत से इसकी जानिब देख रही थी। कुछ तस्वीरों में सहर अपने स्लीपिंग ड्रेस में अपने बेडरूम में भी मौजूद थी और इन तस्वीरों में भी फैज़ान इसके साथ था। इसकी कुछ प्राइवेट चैट्स थी। हर तस्वीर और हर चैट को देखते यही अंदाज़ा हो रहा था कि सहर और फैज़ान एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों के दरमियान बस यही बातचीत थी कि ज़ुरैज़ नामी कांटे को दरमियान में से कैसे निकाला जाए। लब भींचे ज़ुरैज़ ने मोबाइल वापस टेबल पर पटका। अगर इतना ही बुरा लगता हूँ मैं तो सच्चाई सबको बता क्यों नहीं देती। शायद तुम यही चाहती हो ना कि लोगों के सामने तुम्हारा ये सॉफ्ट मासूम इमेज बरकरार रहे और बुरा सिर्फ मैं ही बनूँ। इससे दरवाजे को जोरदार ठोकर मारी, मगर अंदर का इश्तियाल था कि किसी सूरत कमी नहीं हो रहा था। वो सारे ख्यालात जो एक रोज़ पहले तक मंदमैल होने लगे थे फिर पूरी कुव्वत से सामने आ गए थे। जब से वो यहाँ से गया था ये चैट्स और ये तस्वीर से मुसलसल एक अनजाने नंबर से मौसूल होती रही थी और कई दफ़ा इसने कोशिश की थी कि घर में इस बारे में बात कर सके, मगर हर दफ़ा वो शर्मिंदा होकर रह जाता। क्या पता वो वाकई फैज़ान को पसंद करती है और मैं बिला वजह इसके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़े रखना चाहता हूँ। उसे अपने वजूद से घिन आने लगती। कैसा मर्द हूँ मैं कि मेरी बीवी किसी और के साथ मोहब्बत भरी बातें कर रही है और मैं यहाँ मीलों दूर बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ। हर बार वो यही सोचता और 3 साल बाद आखिरकार वो वापस आ ही गया था अपने और शहर के इस रिश्ते का फ़ैसला करने। मगर यहाँ आते ही उसे लग रहा था कि वो वक्त रेत की तरह इसके हाथों से फिसल रहा है। जाने वो कितनी देर तक कमरे में टहलता रहा, सिगरेट पर सिगरेट सुलगाता रहा और जब उसे लगा कि ज़हनी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो वो गाड़ी की चाबी उठाकर घर से ही निकल गया। आधी रात तक सड़कों पर रैश ड्राइविंग करने के बाद वो थके हुए अंदाज में वापस आया। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ शहर के कमरे की खिड़की रोशन थी। उसे नाजिया बेगम की बात याद आई। वो रात को सोते हुए सारी लाइट्स बंद नहीं करती, इतनी डरपोक सी है। एक तंजिया मुस्कुराहट ज़ुरैज़ के लबों पर बिखर गई। डरपोक है मगर खेल सारे जानती है कि किस तरह जायज़ रिश्ते में जुड़े हुए शौहर को धोखा देना है और गैर मर्द के साथ। वो ख्याल में भी जुमला मुकम्मल नहीं कर सका था। इश्तियाल की तेज़ लहर इसके अंदर जागी तो वो लंबे लंबे डग बढ़ता अपने कमरे में दाखिल हो गया था। औंधे मुँह वो बिस्तर पर जो गिरा तो फिर पूरी रात ही उसे होश ना थी। वो दिन चढ़े तक सोता रहा। जब वो जागा तो घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे थे। उसे सुबह नहीं कहा जा सकता था। कसलमंदी से अपने बिखरे बाल संवारता वो मोबाइल चेक करने लगा और एकदम ही जैसे सारी नींद भाग गई। अपनी बिजनेस साइट के लिए इसने जो जगह मुंतखब की थी इसकी डील फाइनल करने के लिए कई मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। मतलूबा बंदे से ने उसे मिलने के लिए फ़ौरन बुलाया था। अलमारी में से कपड़े निकालते हुए वह जल्दी से फ्रेश होने लगा। जब सीढ़ियाँ उतर कर वो नीचे आया तो उसे हैरत हुई। घर में अजीब गहमा गहमी सी मची हुई थी। दादा जान और नाजिया बेगम ज़ोरों शोर से किसी बात पर बहस कर रही थी। सदफ भी लैपटॉप खोले कपड़ों के कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही थी। यहाँ तक कि बाबा जान भी घर पर मौजूद थे और मुलाजिम को किसी बात की हिदायत दे रहे थे। ये घर में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? वह हैरान होता हुआ नीचे आया। दादा जान उसे देखते ही खुश हुए थे। अरे आओ यार, कार्ड को डिज़ाइन तो पसंद कर लो। रुखसती और वलीमा हॉल में करना है या घर में ही करना है? वैसे तो कोठी का लॉन ही काफ़ी है, मगर वो एंट्री वगैरह भी तो करवानी होती है ना। तुम आजकल की नौजवान नस्ल ने। दादा जान खुश थे। ज़ुरैज़ अफंदी के चेहरे पर बेजारी फैली तो वो इन्हें जवाब देना चाहता था, मना भी करना चाहता था, मगर फिर मुसलसल बजते मोबाइल ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। अम्मी सहर अभी तक नहीं आई। 2 घंटे से वो फैज़ान भाई के पास गई हुई है ट्यूशन पढ़ने और कल तो इसका पेपर भी कोई नहीं है। मुझे इसके साथ मिलकर ड्रेस फाइनल करना है। ज़ुरैज़ अफंदी का सारा खून समटकर इसके सर में जमा हो गया। पिछले 2 घंटे से इसकी मनकुआ ऐसे शख्स के पास थी जिसके साथ वो मोहब्बत का दावा करती थी। उसे लगा सारी आवाज़ें आनी बंद हो गई हैं, मगर फिर से सर झटका। मुझे क्या, मैं वैसे भी हर चीज़ फ़ाइनल कर चुका हूँ। दादा जान ने वाकई 3 रोज़ बाद इतवार की शाम की रुखसती फ़ाइनल कर दी थी और मैं घर में किसी को कोई एतराज़ नहीं था। एतराज़ करने वाला मुनासिब मौके की तलाश में था। वो अपनी गाड़ी लेकर दरवाजे से बाहर निकला तो एकदम ठटका। सामने मौजूद घर का दरवाज़ा खोलकर सहर और फैज़ान बाहर निकल रहे थे। सहर ने अपनी चंद किताबें सीने से लगा रखी थी और फैज़ान की किसी बात पर वो बड़ी महवियत से उसे जवाब दे रही थी। फैज़ान का मुँह इसकी जानिब झुककर उसे देखना और ज़ुरैज़ को एक अनजानी सी
तपिश में मुब्तला कर गया। सर झटक कर इसने आंखों पर सनग्लासेस लगाए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो फ़िलहाल सिर्फ अपनी बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता था। इसकी डील कामयाब रही थी। इसकी पसंदीदा जगह पर उसे ऑफिस और फैक्ट्री के लिए जगह मिल गई थी और कीमत भी बहुत मुनासिब थी। डील फाइनल करके वो घर आया था। इसके सर से जैसे मनोबोझ उतर गया था। रात 12 बज चुके थे और इस वक्त घर में मौजूद हर शख्स ही सो चुका था। गाड़ी गैराज में पार्क करते हुए चाबी जलाता अंदर आया। ब्लैक कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही थी। उसे 100% यकीन था कि इस वक्त मुलाजमीन मौजूद नहीं होगी। सो वो खुद ही किचन की तरफ चला आया, मगर किचन में फ्रिज के सामने खड़ी सहर को देखकर वो एक लम्हे के लिए टटक गया। वो नाइट ड्रेस में ही मलबूस थी। वही सफ़ेद रंगी ढीली सी टी शर्ट और नीचे पिंक ट्राउज़र, लंबे बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। पानी की बोतल वापस रखते हुए वो आहट पर चौंक कर मुड़ी और दरवाजे में जुरैज अफंदी को खड़े देखकर जैसे इसके औसानी ख़ता हो गए थे। आप यहाँ? वो बेसाख्ता घबराई थी। जुरैज के चेहरे के तासुरात ही ऐसे होते थे कि उसे अपना दम घुटने लगता हुआ महसूस होता था। हाँ, मुझे ब्लॉक कॉफ़ी चाहिए थी। जुरैज ने बात करने का बहाना ढूंढा। बात तो वो इससे आज करना चाहता था। सहर ने बेबसी से दाएं बाएं देखा। मैं बनाकर ले आती हूँ, आप अपने कमरे में चले जाएं। घबराहट में वो इतना ही कह सकी। जुरैज चंद सातों तक उसे देखता रहा। किचन में जलते बल्ब की मुदम सी रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। सहर की बड़ी बड़ी सब्ज़ आँखों में घबराहट छलक रही थी। वो बिना कुछ कहे पलट गया। मैं कॉफ़ी मेरे नहीं, अपने कमरे में लेकर आना। मैं तुम्हारे कमरे में वेट कर रहा हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया, मगर सहर की तो जैसे जान पर ही बनाई। मेरे कमरे में आप क्यों जा रहे हैं? पता नहीं क्या बात करनी है। उन्होंने कांपते हाथों से वो कॉफ़ी तैयार करने लगी। जिस वक्त वो कॉफ़ी लेकर कमरे में आई, जुरैज ने इसके कमरे का दरवाज़ा चौपट खोल रखा था और ख़ुद सामने स्टडी टेबल से टेक लगाए इसके नोट्स देख रहा था। आहट पर इसने नोट्स वापस रखे और गहरी सांस लेता इसकी सिमत मोड़ा। यह आपकी कॉफ़ी है। सहर ने कॉफ़ी इसके सामने टेबल पर रखी, जिससे जुरैज ने बिना कुछ कहे उठा लिया। आज वो गैर मामूली तौर पर संजीदा नज़र आ रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सहर। अपने और तुम्हारे रिश्ते के मुतालिक घर में सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छी बात है, मगर इस प्यार को लेकर वो इतना सीरियस है कि मेरी बात सुनने पर तैयार ही नहीं। इसके अंदाज में सर्टपन था कि सहर साथ खड़ी रह गई। इससे दिल में सब खैरियत होने की दुआ मांगी। जी मैं सुन रही हूँ, आप बात करें। इसके बोलने पर जुरैज ने गहरी सांस ली। देखो सहर, मैं सब जानता हूँ कि इसका जुमला अधूरा रह गया था। बेड पर पड़ा हुआ सहर का मोबाइल बजने लगा। वो एकदम चौंक कर मुड़ी। ओहो, फैज़ान की कॉल आ रही है। रात की इस वक्त वो हैरान हुई थी और जुरैज अफंदी का सारा खून सिमट कर जैसे इसके सर में जमा हो गया था। एकदम उसे अपना आप किसी बेवकूफ़ गधे जैसा लगा जो यहाँ खड़ा होकर अपनी बीवी को वजाहतें दे रहा था, और इसकी बीवी किसी और मर्द के साथ आधी रात को फ़ोन पर बातें करने की आदी थी। इसने पूरी कुव्वत से हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का मग टेबल पर पटका। गर्म कॉफ़ी झलक कर इसके हाथ की जल्द जला गई, मगर वो होश में ही कब था। तुम करो बात, मुझे जो करना है अब मैं वो खुद ही कर लूँगा। सुलगते हुए अंदाज में सहर पर एक नज़र डालते वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि वो हैरत से कभी मोबाइल की स्क्रीन को देखती और कभी खुले दरवाजे को। आखिर जुरैज को किस बात का इतना गुस्सा आया था? कंधे उचकाते इसने कॉल रिसीव की, जहाँ दूसरी जानिब फैज़ान मौजूद था। उसे कल आने के लिए इसरार कर रहा था। मगर कल तो मेरी माइयों की रस्म है, वो झिझकते हुए बोल रही थी। दूसरी जानिब फैज़ान झिंझला कर बोला, तुम्हें पास होना है या नहीं? माइयों के बाद तुम बाहर नहीं निकलोगी, इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट कल ही क्लियर कर लो। पता है ना, जिस दिन तुम्हारी शादी है इससे अगले दिन ही तुम्हारा पेपर है। फैज़ान की आवाज़ पर सहर ने फ़ौरन आबी भर ली थी। इन लोगों के इतने एहसानात थे कि वो किसी बात से इनकार कर ही नहीं सकती थी। कॉल काटते वो परेशानी के आलिम में न जाने कितनी देर तक सोचती रही। जुरैज का रवैया इसकी समझ से बाला तरता। गहरी सांस लेते इसने दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह को जुरैज देर तक सोता रहा था। नादिया बेगम कई दफ़ा उसे उठाने आई। कैटरिंग वाला आया हुआ है, घर में डेकोरेशन करनी है, आज शाम को माइयों की रस्म है और तुम इस तरह सो रहे हो, लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी है। वो खफकी भरे अंदाज में कहती रही, मगर वो तकिए पर मुँह धरे सोता रहा। वो अपनी मर्ज़ी से उठा था। जब उसे पता था कि इसका दोस्त अपने दफ्तर में आकर बैठ चुका होगा, कागजात तैयार हो गए, इसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी जानिब उसे तसल्ली बख्श जवाब मिला था। वो इत्मीनान से उठा, आप लोग करते रहें, माइयों की तैयारी, यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली है। तैयार होकर वो कमरे से बाहर निकल आया। पूरे घर को सफ़ेद और जर्द फूलों से सजाया गया था। जुरैज और सहर की माइयों के अल्फाज लाइटिंग से जगमगा रहे थे। जुरैज के चेहरे पर एक पथरीला सा तासुर फैल गया। सहर का गुलाबी चेहरा इसके तस्वुर में आया, मगर इसने अपना सर झटक दिया। किचन से निकलती हुई सहर उसे दिखाई दी थी, गुलाबी रंग के सादा से ड्रेस में। वो नाक चढ़ाए दूध के गिलास से उलझ रही थी। जुरैज चांदला में उसे देखता रहा और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता इन सब के बीच में से निकलता चला गया।
वकील ने इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक कागजात तैयार कर दिए थे, बस दस्तखत की गुंजाइश बाकी थी। सर्द अंदाज में वो कागजात लिए वो जिस वक्त वापस आया तो दोपहर शाम में ढल रही थी। गेट से अंदर दाखिल होते ही उसे सदफ़ की आवाज़ कान में पड़ी। अम्मी पता नहीं कहाँ रह गई ये सैर, कब से इसका नंबर मिला रही हूँ, नंबर भी बंद है। ब्यूटिशियन इसका इंतज़ार कर रही है, मेहंदी लगानी है उसे, और उसे आज ही ट्यूशन पढ़ना था। पता नहीं पढ़ाई का क्रेज़ कब ख़त्म होगा। इस लड़की के सर से सदफ़ झंझला रही थी। एक तल्ख़ मुस्कुराहट जुरैज़ के लबों को छू गई। किसको भेजकर बुलवा लो सामने फैज़ान के घर से। फैज़ान की अम्मी तो सुबह से यहाँ है। ये लड़की माइयों के दिन भी पढ़ाई करेगी क्या? दादा जान की खफगी भरी आवाज़ गूंजी थी। वो सुनी अनसुनी करता सीढ़ियाँ चढ़ता सैर के कमरे में चला आया। कमरा पुरसुकून था। एक एक चीज़ तरतीब से रखी हुई। तकिए के पास इसका गुलाबी रंग का टेडी बियर रखा हुआ था। टेडी बियर को देखते ही उसे इश्तियाल था महसूस हुआ। सदफ़ ने बताया था कि ये टेडी बियर सैर को फैज़ान ने ही इसकी सालगिरह पर गिफ्ट किया था और ये टेडी बियर वो हर वक्त उसे अपने साथ ही रखती थी। डिवोर्स के कागजात टेबल पर रखते इसने एक नोट लिखा। इन कागजात को पढ़ लो, ये तलाक के पेपर्स हैं और इन पर दस्तखत करो। मैं तुम्हारे और फैज़ान के मुतालिक सब कुछ जानता हूँ। नोट को इसने ब्राउन लिफाफे के अंदर ही डाल दिया। फिर वो मुड़ा और इसने नफरत भरे अंदाज में वो टेडी बियर उठाया। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ सहर। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है बल्कि तुम फैज़ान से मोहब्बत करती हो तो तुम्हें इसी से शादी करनी चाहिए। ये डिवोर्स पेपर्स हैं। मायूं की रस्म से पहले तुम ये सब देख लोगी और दस्तखत भी कर दोगी। सारा किस्सा यही ख़त्म हो जाएगा। तलखी भरे अंदाज में इसने टेडी बियर को वापस बेड पर फेंक दिया। अचानक ही वो चौंका। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। गुलाबी रंग के इस बड़े से टेडी बियर की एक आँख दूसरी आँख से मुख्तलिफ थी। वो ज़हीन ना होता तो कभी ना जानता था। बेख्तियारी इसने टेडी बियर को वापस उठाया और एकदम जैसे इसके कदमों तले से ज़मीन निकली थी। दाएं आँख ही थी बल्कि दूसरी आँख की जगह एक बिल्कुल छोटा सा कैमरा सॉफ्ट किया गया था जिसका माइक्रो लेंस जुरैज़ की आंखों से छुपा नहीं रह सका था। उसे अपने वजूद में सनसनाहट होती हुई महसूस हुई। वो बेख्तियारी पलटा। बेड के बिल्कुल सामने बड़ी सी खिड़की थी जिसका पर्दा बराबर था। जुरैज़ ने हाथ बढ़ाकर पर्दा हटाया। शीशे की खिड़की के दूसरी जानिब मंजर वाज़ेह हो गया। सड़क के बिल्कुल बाहर सामने फैज़ान का घर था और सामने मौजूद खिड़की के आगे भी पर्दा बराबर था। जुरैज़ को समझने में देर न लगी कि दूसरी जानिब मौजूद कमरा यकीनन फैज़ान का था। उसे अपना सारा लहू रगों में जमता हुआ महसूस हो रहा था। ये सब क्या है? वो बेख्तियार इसके हाथों में पसीना उतरा। ड्रेसिंग टेबल पर देखते इसे सबसे पहले चीज़ उठाई वो नेल कटर थी। इसी नेल कटर से इसे महारत से वो कैमरा बाहर निकाला। वो एक नन्हा सा कैमरा था जिसके अंदर वीडियो के साथ साथ औजार आवाज़ रिकॉर्ड करने की भी खसूसियत मौजूद थी। और मेरे खुदाया, फैज़ान सहर को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन आखिर क्यों? क्या सहर इस बात से वाकिफ़ थी? जुरैज़ को अपने माथे पर पसीना नमदार होता हुआ महसूस हुआ। किस कदर घटिया हरकत की है फैज़ान ने, जानते हुए भी कि वो एक लड़की है। इसने सहर के कमरे में एक कैमरा फिट किया तो जैसे गुस्से से पागल हुआ था। कैमरा हाथ में लिए वो तेज़ी से नीचे की तरफ भागा। अम्मी सहर का नंबर अभी भी नहीं लग रहा, मैं जाकर उसे नहीं ला सकती, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। सदफ़ नाज़िया बेगम को कुछ समझा रही थी। जुरैज़ ने अपना लहू रगों में जमता हुआ महसूस किया। वो क्यों कॉल नहीं उठा रही थी? क्या रिश्ता था इसके फैज़ान के साथ? क्या सच था और क्या झूठ? जुरैज़ को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ वो देख रहा था वो इतना सीधा नहीं था। इसने किस तरह सड़क पार की और किस तरह वो फैज़ान के घर पहुँचा वो नहीं जानता था। दरवाज़ा बंद था, कोई गार्ड गेट पर मौजूद नहीं था। जुरैज़ ने बैरूनी दीवार फलांग कर अंदर छलांग लगाई। घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, कोई आवाज़ नहीं थी। बेतरतीब होती धड़कनों के साथ वो तेज़ी से अंदर की सिमत बढ़ा। जैसे ही वो घर के दरमियान में पहुंचा जैसे इसके कदम जम कर रह गए थे। ऊपरी कमरा वहाँ से शोर की आवाज़ें आ रही थी और ये आवाज़ें किसी और की नहीं बल्कि सहर की थी। तुम पागल हो गई हो क्या? फैज़ान मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम पर भरोसा करके यहाँ आई, मुझे दादा जान ने भेजा और तुम क्या निकले? वो भीगी हुई आवाज़ में टूटे फूटे जुमलों के दरमियान बोल रही थी। जुरैज़ को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया। कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद फैज़ान को किसी का डर नहीं था और अंदर का मंजर देखते ही जुरैज़ की कनपटियाँ फटने लगी थी। फैज़ान ने सहर को जकड़कर दीवार के साथ लगा रखा था और वो खुद सिर्फ बनियान और ट्राउज़र में मलबूस जैसे आपे से बाहर हो रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ नज़र नहीं आता मेरी निगाहों में? अपने लिए पसंदीदगी देखती नहीं? इतनी बच्ची तो नहीं हो तुम? पिछले कई बरसों से मुझे फैज़ान कहकर पुकार रही हो तुम। फैज़ान भाई क्यों नहीं कहती? बेवकूफ़ समझ रखा है क्या मुझे? इसके कान के करीब झुकता वो गुर्रा रहा था। सहर ने पूरी कुव्वत से उसे दूर हटाना चाहा था। अब तक मैं तुम्हें फैज़ान इसलिए कहती हूँ क्योंकि तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो और मैं भी तुम्हें अपना दोस्त ही समझती थी। ये सब लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी, मुझ पर एहसान किया। मैं तो तुम्हें इन्हीं जैसा समझती थी ना। तुमने ये सब करने के लिए मुझे आज यहाँ बुलाया था। हटो, मुझे जाने दो, मेरी माइयो है। आज सहर ने उसे एक तरफ को धकेलना चाहा मगर फैज़ान ने इसके कंधों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। जुरैज़ से बर्दाश्त नहीं हो सका था। इसने यह क्लक आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से फैज़ान को कंधों से पकड़कर पीछे के तरफ फेंका।
वो इस अचानक अफ्ताब पर घबरा गया था और सहर वो यूं ही दीवार के साथ लगी साथ खड़ी रही। आप यहाँ? वो जैसे हैरान हुई थी और फिर अगले ही लम्हे वो पूरी कुव्वत से इससे लिपट गई। वो रो रही थी, शुक्र अदा कर रही थी, मुझे यहाँ से ले चलें प्लीज़, मुझे यहाँ से ले जाएं। ये शख्स, इसने मुझे यहाँ बुलाया, मैं कुछ नहीं जानती ये क्या कह रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं। वो आंसू के दरमियान बोलती मुट्ठियों में इसकी शर्ट को जकड़ रही थी, जैसे वो इसकी वाहिद मजबूत पनाहगाह था। इसको थपथपाते ज़ुरैद ने जैसे उसे तसल्ली दी थी और इसने मुड़कर एक कहर बार निगाह फैज़ान पर डाली। क्या है ये? इसके टेडी बियर में कैमरा फिट कर रखा था तो उन्हें आखिर क्या चल रहा था तेरे दिमाग में? सिसकती हुई सहर को खुद से दूर हटाते वो ज़मीन पर पड़े फैज़ान की तरफ लपका और फैज़ान का रंग सफ़ेद पड़ा था। ज़ुरैद के हाथों में कैमरा देखकर, मुझे वो सारी चैट्स और तस्वीरें भेजने वाला भी तू ही था ना? अब समझ आ रहा है मुझे कुछ। सहर तुझे पसंद नहीं करती, बल्कि तू सहर के साथ कोई गेम खेल रहा था। मेरी बीवी के साथ ये सब करने की तेरी ज़रूरत कैसे हुई? वो एकदम भट पड़ा था। दहाड़ते इसने फैज़ान की गर्दन अपने शिकंजे में दबोची। फैज़ान की आंखें हल्कों से बाहर उबलने लगी थी। वो उम्र में ज़ुरैद से छोटा था और ताकत में भी इससे कमतर था। चाहकर भी खुद को छुड़वा ना पाया। बताता हूँ, सब बताता हूँ, बस प्लीज़ आप लोग दादा जान वगैरह को मत बताना, वो जैसे हारते हुए बोला था। ज़ुरैद ने एक नफ़रत भरी निगाह इसके वजूद पर डाली। जल्दी बता वरना भी कॉल मिलाता हूँ दादा जान को। वो इसकी कमज़ोरी समझ गया था। फैज़ान ने घबरा कर सहर को देखा और फिर ज़ुरैद को। सहर, मुझे पसंद है, मगर मेरा असल मकसद तुम्हारे घर में एंट्री करना था। तुम लोग जानते हो हम गरीब हैं और तुम लोग बेहद अमीर। दादा जान हम लोगों की मदद तो करते रहते हैं, मगर मुझे वो सब स्टेटस चाहिए था जो तुम लोगों के पास है, और इसके लिए मैंने चाल भी चली। मैंने सदफ़ के लिए रिश्ता भेजा, मगर दादा जान ने इनकार कर दिया। शायद इन्हें मेरे लक्षण कभी भी पसंद नहीं आए ना। फिर मैंने दूसरी चाल चली। मैंने सहर को अपनी जाल में उलझाना चाहा, मीठी मीठी बातें करके उसे अपनी तरफ राग़िब किया, मगर बस एक ही मसला था कि वो निकाहशुदा थी और इसका निकाह तुमसे हो चुका था। वो सारी चैट्स, वो सारी तस्वीरें जो तुम्हें भेजता था वो सब एडिट शुदा थी। मैं चाहता था तुम उसे तलाक दे दो और उसके बाद मैं एक तलाकशुदा लड़की से निकाह करके सबके ऊपर एहसान धरूँ। सहर फितरतन डरपोक और बेवकूफ़ लड़की है, उसे घेरने के लिए ही मैंने इस टेडी बियर में कैमरा फिट करके उसे तोहफ़तन दिया। वो तस्वीरें सारी जिनमें मैं और सहर एक साथ नज़र आ रहे हैं, दरअसल इसकी बेडरूम में खींची तस्वीरें हैं जिनमें मैंने अपनी तस्वीरें एडिट करके साथ जोड़ दी थी और तुम्हें लगा कि वो सब असल हैं। वो बात करते करते खांसने लगा था। ज़ुरैद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। घिन आ रही है मुझे ये सोचकर कि तुझ जैसे शख्स को हमने अपने घर में घुसने देते थे। यकीन नहीं आता, हमारा अपना खून ही ऐसा है। ज़ुरैद सफंदी ने ज़मीन पर थूका था। इस रोज़ जब मैं कॉफ़ी पीने सहर के कमरे में था, तुमने कैमरे से देखकर ही कॉल की थी ना, ताकि मैं सहर से बदजन हो जाऊँ? ज़ुरैद ने पूछा। फैज़ान ने खांसते हुए सर इस बात में हिलाया और सहर दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठती चली गई थी। कितनी बड़ी गेम खेली जा रही थी इसके साथ और वो लायल थी। प्लीज़ दादा जान को कुछ मत बताना, वो जो हमारी मदद करते हैं वो भी ख़त्म कर देंगे। मेरी माँ सदमे से चूर हो जाएगी। वो मिन्नत समाजत कर रहा था। ज़ुरैद ने एक नफ़रत भरी निगाह इस पर डाली। तुम्हारी माँ तुझ जैसे बेटे के साथ रहने से अच्छा है कि हमारे घर में रहे, हम इनकी बेहतर देखभाल कर लेंगे, मगर मेरी बीवी के साथ तूने जो कुछ किया है इसका सिला तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। वो जेब से मोबाइल निकाल रहा था। फैज़ान की रंगत जद पड़ी। वो ज़ुरैद के कॉन्टैक्ट से वाकिफ़ था और सिर्फ 10 मिनट बाद ही फैज़ान के लाख मिनट समाजत के बावजूद ज़ुरैद ने सबको इसकी असलियत बता दी थी। दादा जान ने धक्के मारकर फैज़ान को इस घर से बाहर निकाला था और फैज़ान की माँ वो फूट फूट कर रो दी थी। नाज़िया बेगम ने इन्हें सहारा दिया। जब तक फैज़ान अपनी सज़ा पूरी करके नहीं आ जाता तुम हमारे साथ ही रहोगी। उन्होंने मोहब्बत से फैज़ान की माँ को अपने साथ लगाया था। पुलिस फैज़ान को अरेस्ट करके ले जा चुकी तो ज़ुरैद इन सब की तरफ मुड़ा जो वहाँ गमकीन अंदाज में खड़े थे। अब किस बात का इंतज़ार है आप लोगों को? मेरी मायूँ हैं। आज मैं मज़ीद किसी तमाशे की नज़र अपनी शादी नहीं कर सकता। चलो लड़की अंदर जाओ, मायूँ बैठो और मेरे नाम की मेहंदी भी लगवाओ। ये क्या सड़े हुए तासुरात के साथ खड़ी हो? वो इत्मीनान से कहता हुआ पलटा तो सहर ने बेयकीन निगाहों से उसे देखा। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। गौर से देखकर मुस्कुराया था। पहली बार सहर को अपने अंदर फूली फूल खिलते हुए महसूस हुए। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ज़ुरैद जिसने तलाक के कागजात सहर के कमरे में रखे थे वैसे ही वहाँ से वापस भी उठा लिए थे। चूँकि वो बग़ैर दस्तखत शुदा थे तो ज़ुरैद ने एक लम्हे में फाड़ कर डस्टबिन की नज़र कर दिया था। वो जान गया था सहर बेकसूर है और अंदर दबी हुई बरसों की मोहब्बत अब निकल आई थी। और जब वो चोड़ा पहनकर इसके कमरे में इसकी दुल्हन बनी बैठी थी तो इसका हाथ थामते ज़ुरैद ने इसकी तरफ देखा। तुम्हारा पेपर है ना, कहूँ तो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझा दूँ, उस शरीर अंदाज में कह रहा था। सहर शर्म से सुर्ख पड़ गई। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे फ़ेल होना ही मंजूर है। ऐसा टीचर नहीं चाहिए जो इतना संग दिल हो। वो नरूठेपन से बोली थी, मगर ज़ुरैद अफंदी ने उसे नाराज़ नहीं होने दिया। इसके गिरद बादू का घेरा रंग करते इस पर प्यार की बारिश करता चला गया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर।